हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। जैसा कि पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का मतलब बताया था हमने। ऊर्जा का मतलब होता है कि जिसके कारण कोई वस्तु कार्य कर सकती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना। और ऊर्जा के स्वरूप क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा। बहुत सारे ऊर्जा के स्वरूप हैं, लेकिन ऊर्जा को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो आज हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसा कि ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऊर्जा दो प्रकार की हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई वस्तु के गति के कारण, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसमें, यानी गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा। आप लोग 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गति के कारण कहाँ पर ऊर्जा होगी, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें। गतिमान वाहनों की ऊर्जा, अगर कोई वाहन चल रहा है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। बंदूक से निकली हुई जो गोली है बहुत तेजी से किसी लक्ष्य से टकराती है तो इसका मतलब उस पर भी ऊर्जा है, और उसको ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। जब बंदूक से निकलती है गोली तो उस समय ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। बहते हुए पानी की ऊर्जा, कोई पानी अगर बह रहा है, ठीक है ना, और उसमें जो ऊर्जा होगी उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। और इसी ऊर्जा से टरबाइन को घुमा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा की श्रेणी में आता है कि जब कोई हवा चलती है तो उससे पवन चक्कियां चलाई जाती हैं। ठीक है ना, उसमें ऊर्जा होती है, उसको लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा की अब बात आती है कि हम लोग माप कैसे करते हैं, गणना कैसे करें। कोई वस्तु मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेग चल रही है तो फार्मूला अगर याद है तो हम 1/2 हाफ mv² लगा देंगे, तो हम लोग पहले से पता है। लेकिन उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे और ये जानेंगे कि ये हाफ mv² कैसे हो जाती है। तो किसी वस्तु की गणना, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की अगर गणना करनी है तो एग्जाम्पल थोड़े समझो कि अगर गतिज गणना करनी है तो मान लो किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। 10 मीटर पर सेकेंड वस्तु का वेग है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गणना करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कोई वस्तु, उसी वस्तु को अगर विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसको गति अवस्था में लाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम जैसे बता रहे हैं आपको कि किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तो उसको 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक वेग लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी बल लगाएंगे तभी तो उसका वेग बढ़ेगा। तो बल लगा कितना कार्य करना पड़ेगा उसको 0 से 10 मीटर पर सेकंड वेग लाने में, तो जो कार्य किया जाए गतिज ऊर्जा कहलाएगा। ये तरीका तो ये है। अगर 10 मीटर पर सेकंड वेग है तो उसका वेग 10 मीटर से घटाकर 10 मीटर पर सेकंड वेग से घटा करके 0 लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा की माप हम दो तरीके से कर सकते हैं। बहुत से दो तरीके हैं वो जो हमने बताया कि अगर गतिज ऊर्जा की माप किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी जो गतिज ऊर्जा की माप अगर करनी है तो किसी वस्तु, मान लो किसी वस्तु का वेग v मीटर पर सेकंड है तो 0 से v मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि v मीटर पर सेकंड के वेग से घटा करके 0 लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो दूसरा तरीका हो गया। दोनों में से कोई एक तरीका लगा कर गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। जैसे दूसरा मेथड है गतिज ऊर्जा की माप किसी वस्तु को गति अवस्था से विरामावस्था में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो माप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम विरामावस्था से गति अवस्था में लाने में कितना कार्य करना पड़ा
ठीक है ना, या गति अवस्था से विरामावस्था में लाने में कितना कार्य करना पड़ा। दोनों तरीके से इसकी गणना कर सकते हैं। तो कोई एक तरीका लगा करके हम गणना करेंगे इसकी। तो हम लोग पहली वाली कंडीशंस लगाएंगे। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको v वेग प्राप्त करना। विरामावस्था इसका मतलब क्या है, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, यानी u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उसको v वेग तक पहुंचाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसकी कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये गणना करते हैं हम लोग। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर गतिज ऊर्जा की गणना की जाएगी। और चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। गणना करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना m द्रव्यमान, की एक वस्तु विरामावस्था में है, अर्थात विरामावस्था में इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, अर्थात u इक्वल टू 0 आएगा। तो हमें है जब इस वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो वह वस्तु s दूरी, ठीक है ना, s दूरी चलकर वेग v प्राप्त कर लेती है, ये माना हमने। कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m, ठीक है ना, और इस शुरू में इसका वेग कितना है, 0। जब इस पर बल F लगाया गया, तो बल F लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो अगर त्वरण उत्पन्न हुआ तो उसका वेग बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते जब वस्तु s दूरी चल जाएगी तो इसका मान लो वस्तु चल करके यहाँ पहुंच गए, तो उसका वेग अब क्या शून्य रहेगा जब बल लगाया। तो अब इसका वेग शून्य से बढ़ कितना हो जाता है, v के बराबर। उसका वेग जो है कितना हो जाएगा, v। ये वस्तु जब यहाँ पहुंच जाएगी, दूरी कितनी चलेगी, s। तो शून्य से v तक पहुंचाने में, शून्य वेग से v वेग तक पहुंचाने में कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वस्तु में भाई उसका वेग बढ़ाना है तो किस पर काम करना पड़ेगा हमको, वस्तु पर। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य W हो जाएगा। W बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ये हमको पता है सूत्र, विस्थापन, ठीक है ना। तो बल का मान कितना है F, विस्थापन कितना हो रहा है S, इतना कार्य करना पड़ेगा। बल F लग रहा है, बल की दिशा में S दूरी विस्थापित होता है, तो उसका वेग u से बढ़कर के v हो जाता है। ये हमने लिखा, u कितना है, 0 है, 0 से बढ़ कितना हो जाता है, v। तो कितना कार्य करना पड़ा, F इंटू S, इसको समय डाल लेंगे। अब जरा F का मान निकाला जाए कितना होगा, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति विषय का जो द्वितीय नियम है उसे लिखेंगे, न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से F बराबर लिख सकते हैं m इंटू ए। जहां पर क्या है, जहां ए वस्तु में उत्पन्न
त्वरण है, बल अगर लगा है तो इसका मतलब उस पर त्वरण जरूर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो जहां ए वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, F बराबर m में इतना बल वर्क करने लगेगा और दूरी कितना चलेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गति के तृतीय नियम, गति के तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से इसकी जरा मदद लेंगे कि कितनी दूर चली जाएगी। शुरू में वेग कितना था 0, बाद में कितना हो जाता है v, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है उसका, और वेग कितना हो जाता है v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2as ये हो जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको ये सेकंड f बराबर m सेकंड और इसको s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2a, इतनी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। ये f का मान हो गया समीकरण नंबर 2 में और समीकरण 3 में s का मान हो गया। f और s के मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से f का मान तथा समीकरण 3 से s का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। हमारा f एक समीकरण क्या था, w बराबर था f इंटू एस, f की वैल्यू है m इंटू a और s की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 2a, a से कैंसिल हो जाएगा तो w बराबर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये तो बचा, ये जो कार्य आया है, अब हमने कभी क्या बताया कैसे गणना करते गतिज ऊर्जा की, कि वस्तु को शून्य से v वेग तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। इसका मतलब कार्य कितना करना पड़ा, 0 से लेकर के v वेग तक करने में 1/2 mv स्क्वायर, तो ये जो कार्य करना पड़ा यही क्या कहलाएगी, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। लिख सकते हैं यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, उसको बराबर कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर w, तो k इक्वल टू हो जाएगा w वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का जो मान है वो वेग पर ज्यादा निर्भर करता है, जो वेग के ऊपर स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ठीक है ना। तभी वेग पर ज्यादा डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन वेग जिसका ज्यादा होगा उसकी भी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तभी जो सूक्ष्म गोली होती है बंदूक की, बहुत ही छोटी गोली होती है, ठीक है ना, लेकिन घाव बहुत तगड़ा करती है, क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, मास तो कम है लेकिन वेग बहुत ज्यादा, इस कारण उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध है ये हम लोग जाने, ठीक है ना। तो ये आप न्यूमेरिकल के फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसमें भी इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। और अब हेडिंग लगाइए गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में क्या संबंध होता है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम पूछे जाते हैं। तो गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी,
तथा रेखीय संवेग P में संबंध। तो अब तो सूत्र हमको पता है, गतिज ऊर्जा का भी हम लोग निकाला, संवेग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो वस्तु का रेखीय संवेग P बराबर होता है m इंटू v। ये फार्मूला पता है। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा K इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये भी हम लोगों ने निकाला है। अगर हम इस K को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए m को ऊपर से मल्टीप्लाई करा दो तो m² v² अपॉन m ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है mv का होल स्क्वायर बटे m। अभी ऊपर वाले समीकरण दिख रहा है कि mv किसके बराबर है? p के बराबर। तो k इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 p² अपॉन m, ठीक है ना। या थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं p² अपॉन 2m लिख दो। तो ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। ये मतलब अगर m का मान नियत है, यदि m नियत है तो k की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? p²। अगर संवेग किसी वस्तु का 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगर 3 गुना कर दिया जाएगा संवेग तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना, ठीक है ना। लेकिन कब हो गई? जब m कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर संवेग को कांस्टेंट रख करके, यदि संवेग को कांस्टेंट रखा जाए, यदि P नियत है, यदि P नियत है, कांस्टेंट है अगर, तो जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्रव्यमान जिसका कम होगा गतिज ऊर्जा उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन कब होगी? जब P का मान कांस्टेंट हो, P न बदल रहा हो तब, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको रिलेशन याद रखना, k = p²/2m। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो आप इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट कर लीजिए। और अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। तो आज क्लास हमारी एक बार समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।